The next thing that we are supposed to study is वो हम पढ़ेंगे Bill of Rights. फाड़ दो। अच्छा, तो हम बिल ऑफ राइट्स का जिक्र करते हैं। तो बिल ऑफ राइट्स, जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया, अमेंडमेंट्स हुई थी। दोज यहाँ जो से जाओ, इंसल्ट फर्स्ट करो। अमेंडमेंट्स हैं। क्यों नहीं, तुम लोग नहीं पता कर रहे यूएसए को, तुम लोग बस पढ़ रहे हो अभी यूएस हिस्ट्री, एंड इट्स नॉट अ वेरी डिटेल्ड वन अगर देखा जाए। अभी बस क्लास लेने आधा की आपने, मर्जी आप करो। ये समझें कि आपने क्लास सुनने दो, यहाँ से जाओ। बेस बना ली है टाइम यूएस वेस्ट हिस्ट्री फालतू का। की। अब जो आप पढ़ेंगे फालतू वो टाइम। बस उसकी वो एड अप करनी है चीजें। जाओ, असंख्य जाओ बस। हु इज द होस्ट फॉर दिस क्लास? बच्चों को एडमिट करते हैं। अच्छा चलें, तो हमने लास्ट क्लास में ये बात डिस्कस की थी कि बिल ऑफ राइट्स बेसिकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली 10 अमेंडमेंट्स को कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो बेसिकली अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले थे, फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका, दे एक्चुअली अग्रीड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, दीज शुड बी द पार्ट ऑफ द, हु इज द होस्ट ऑफ द क्लास? फरीहा, प्लीज डू नॉट अस्सलाम वालेकुम म्यूट मी। मैम। वालेकुम सलाम फरीहा। मैम कैसी हैं आप? हेलो। मैम एक्चुअली यहाँ पे हमें आज नेट का इशू है अच्छा ठीक है, फैजाबाद मैं की कर लेती हूँ, लेकिन ठीक है, बस म्यूट ना कीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे अभी आया था कि द होस्ट हैज म्यूटेड यू ना, तो वो नहीं फिर मैम, एक्चुअली मैंने मसला होता है, बच्चों को पता नहीं किया चलता, ताकि नॉर्मली डिस्टरबेंस आपका ना ध्यान भी हो। नहीं होता उसमें। ओके 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 अच्छा मैम। सही है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे बेसिकली कि पहली 10 अमेंडमेंट जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बिल ऑफ राइट्स है। तो आई वाज टेलिंग यू गाइस कि जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका थे, उनमें से कुछ लोग दे signed the constitution, they ratified the constitution on this ground कि बिल ऑफ राइट, तो बिल राइट वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होनी चाहिए। एम इट्स नॉट क्लियर? एम आई नॉट क्लियर ऑडिबल? डिस्टॉर्शन है क्यों? अभी सही है? यार, ये आज इस्लामाबाद में मसला तो हो रहा है सिग्नल्स वगैरह का, आई हर्ड, इंटरनेट के सिग्नल्स का, और वैसे भी नॉर्मली नेटवर्क कॉल्स का भी। आई रियली होप कि मेरा ही मसला ना हो जाए अभी क्लास में। अच्छा, आप में से जो लोग पिंडी में हैं, उनका मतलब नेट शेट सही चल रहा है? बिकॉज आई हर्ड कि उस एरिया में बेसिकली नहीं चल रहा पत्थर इंटरनेट भी। पड़ते थे और ना, वो खराब हो जाते हैं वो ये। जी मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही? तो वह क्यों कमर में गंदगी नहीं कर रहे? जाओ यार बस इधर से। रावलपिंडी में ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद में भी ठीक है। आई डोंट नो, अभी मैं ऑफिस से आई हूँ, तब तो ठीक था। ठीक है, आयशा दोबारा बता देती हूँ। जाओ जाओ। अच्छा, मोहम्मद उसामा मुबीन, मेरी आवाज अभी भी कट करके, लोग कह रहे क्लियर है आवाज। मैम एक्चुअली कुछ जगह पे नेट इशू वाकई में आ रहा है, मुझे भी आपकी आवाज़ कभी आती है कभी नहीं आती। अच्छा, किसको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नीलम को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, तो नीलम
मेरी आवाज जब भी कटेगी बच्चा कहेगा तो I'll ask नीलम मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, ठीक है? तो मुझे बता दीजिएगा। अगर एक दो बच्चों को भी ठीक आ रही है तो दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज नॉट हियर। जबरदस्त, माई इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। अच्छा, अगर आप लोग एक रिफ्रेश रहेगी, ठीक है? नीलम को मेरी आवाज, नीलम ओके करिए हर बात पे, उसको मेरी आवाज भी आ रही है। व्हाई इज दैट सो? ठीक है, आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ माई इंटरनेट डिवाइस एंड स्विच इट ऑन अगेन, ताकि there are basically first 10 amendments इनको कहा जाता है Bill of Rights. The founding fathers of America, the people who actually made the Constitution, they were of the view, like some of them are of the view that the Bill of Rights must be the mandatory, the compulsory part of the Constitution. और बहुत सारों ने Constitution को ratify भी इसी condition पे किया था that there has to be incorporation of Bill of Rights. तो फिर अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स जो है व्हेन दीज 10 अमेंडमेंट्स वर फॉर्मुलेटेड, वो जो 10 अमेंडमेंट्स है वो मैं आपको एक एक करके सारी बताऊंगी अभी, ठीक है? तो पहली 10 अमेंडमेंट्स हुई अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, दे आर कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स, ठीक है? द बिल विच एक्चुअली टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ द कॉमन मैन, ठीक है? अच्छा, तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे कि जो बिल ऑफ राइट्स है उसमें लोगों की इक्वालिटी, देयर लिबर्टी, देयर राइट टू लिव वगैरह इस तरह की बातों के बारे में जिक्र है, ठीक है? कि व्हाट इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ट्रायल किस तरह होना चाहिए, डबल इंक्रिमिनेशन क्या होती है, डबल पनिशमेंट क्या किस तरह से डील करना है, लेट्स सपोज अ पर्सन हैज कमिटेड क्राइम ट्वाइस, तो व्हाट इज द वे अबाउट ऑफ दैट ना? तो इस तरह की सारी बातें बिल ऑफ राइट्स में जो हम देखते हैं अभी अगली स्लाइड्स में, ठीक हो गया? Are we good till here? Good. Those of you who have not written their names in front of their badges in front of their names, आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे, तो इसीलिए अपने बैच नंबर लिख लें। अच्छा, आगे चलते हैं। तो जो पहली अमेंडमेंट है उसका ये जो मैंने इटैलिक में लिखा है ना, इन द इन्वर्टेड कॉमर्स, दैट इज बेसिकली द टेक्स्ट ऑफ दैट अमेंडमेंट, और फिर उसको एक्सप्लेन भी मैंने आपके लिए आसान लफ्ज़ों में कर लिया। तो जो टेक्स्ट है बेसिकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के पहली अमेंडमेंट का, वो ये है कि कांग्रेस शैल मेक नो लॉ रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिलीजन or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech or of the press or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for a redress of grievances. ठीक है? कि कांग्रेस बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी which will establish a religion or which will stop people from practicing that religion. मतलब कोई भी लॉ रिलीजन पे नहीं बनेगा, ना ही रिलीजन के फेवर में, ना ही रिलीजन के अगेंस्ट में, ठीक है? और कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने की कोशिश करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा, या फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टेल करने की कोशिश करेगा, या आप ये कह सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी करें, तो हमने लास्ट लेक्चर मैंने आपको बात बताई थी कि आर्टिकल 8 से 28 तक दे इज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? तो उनमें भी यही बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ भी इन्होंने अमेंडमेंट नंबर 1 में यही कहा है कि कांग्रेस बेसिकली जो है वो ना ही ऐसा कोई लॉ बनाएगी जिसमें किसी रिलीजन को प्रोपिगेट किया जा रहा हो, ना ही ऐसा कोई लॉ बनाएगी जिससे उस रिलीजन की प्रैक्टिस में रुकावट आए, ना ही लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को खराब करेगी, ना ही फ्रीडम ऑफ प्रेस को खराब करेगी, ना ही ऐसा कि लोग अगर लेट्स सपोज इफ दे वांट टू प्रोटेस्ट फॉर समथिंग पीसफुली, तो वो उसकी प्रोटेस्ट को, लोगों के राइट को नहीं खत्म कर सकती कांग्रेस, और ना ही लोगों की अगर लेट्स सपोज लोग अपनी किसी भी हक तलफी या किसी भी कोई भी चीज जो लोगों को लेट्स सपोज नहीं पसंद आ रही है, इफ दे वांट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट, तो गवर्नमेंट शुड
Yes, Afzal, yes. Afzal has कहा है कि we have previously read that the Constitution of America is secular and liberal as well. So since the Constitution of America is secular, that means religion does not take part in the state of America. State and religion and politics, religion and state are two separate entities. ठीक है, तो वही बात उन्होंने पहली अमेंडमेंट में बताई है. ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा. और basically, let's suppose if there is a person, sorry guys, let's suppose if there is a person and that person is a practicing Christian, or let's suppose a practicing Jewish or practicing Muslim, तो गवर्नमेंट ऐसे कोई स्टेप नहीं लेगी कि उनकी उन प्रैक्टिसेस में रुकावट आए. ना ही गवर्नमेंट ऐसा कोई काम करेगी कि वो उनको फेवर करे उस ये रिलीजन को. मुझे ठीक है, तो रिलीजन बस एंड द स्टेट शुड वर्क सेपरेटली. उनकी इंटरफेरेंस एक दूसरे में नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो पहली अमेंडमेंट क्या आप लोगों को समझ आ गई है? गुड, ओके. तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट. राजा वाहिद, चले अगले अमेंडमेंट पे. लिख लिए? लिखो भाई, जल्दी लिखा करो. ये जो ऊपर इटैलिक में लिखा है ना, ये गूगल भी करोगे ना बिल ऑफ राइट्स तो मिल जाएगा, बिकॉज दैट्स बेसिकली द एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो नीचे एक्सप्लेनेशन में आप समझा रही हूँ. चलो, गुड हो गया जी अलीना, इंशाल्लाह होगा. अच्छा, अमेंडमेंट नंबर 2 है, वो ये कहती है कि अ वेल रेगुलेटेड मिलिशिया being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. ठीक है, कि बेसिकली एक वेल रेगुलेटेड आर्मी जो होती है या मिलिट्री फोर्स होती है, दैट इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर द, आप कह सकते हो फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, या आप ये कह सकते, वो बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इफ पीपल, if they want to keep and bear arms, तो their right to keep arms, ये weapons वगैरह इनको, if people want to keep that, तो उसको curtail नहीं किया जा सकता, because that is actually necessary for the security of that state. ठीक है, तो it basically grants right to people कि वो weapons arms रख सकते हैं for the protection obviously. ठीक है, and for the security and the security of the free state of America. Yeah, for the self defense basically, yes. अच्छा, अगली पे चलते हैं. अमेंडमेंट नंबर 3 है कि नो सोल्जर shall in time of peace be quartered in any house without the consent of the owner, nor in time of war be, but in a manner, कह रहे हैं कि अब आपको याद होगा एक क्वार्टरिंग एक्ट हमने पढ़ा था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने इम्पोज किया था ऑन द पीपल ऑफ कॉलोनीज. ठीक है, तो वो क्वार्टरिंग एक्ट में क्या था कि जो कॉलोनी के लोग थे उनको ये कहा गया था that they are responsible for giving residence to the soldiers, to the English soldiers, whenever they are in the colonies. तो यहाँ पे इन्होंने उस लॉ को बेसिकली, उस एक्ट को उन्होंने नल एंड वाइड करते हुए ये कह दिया है कि किसी भी सोल्जर को किसी भी घर में रहने का कोई इजाजत नहीं है until unless that is with the consent of the owner of that house. ठीक है, तो no one is actually responsible, yet is not actually the duty of anyone to provide residence to any soldier, ना ही जंग के टाइम, ना ही अमन के टाइम, बल्कि सिर्फ अगर, if for example if there comes a law which actually abides the people, so that is something else. ठीक है, तो ये मैंने आपके आगे इसलिए एक्सप्लेनेशन में लिख दिया कि अगर आपको याद हो कि वॉर ऑफ रेवोल्यूशन के टाइम पे ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं वो लोगों के प्राइवेट मकानात में रहते थे.
तो उसी चीज को खत्म करने के लिए दे एक्चुअली डिड दिस। ठीक हो गया? अमेंडमेंट 3 की समझ आ गई है? Which one, तहजीब? लास्ट स्लाइड, एक लाइन थी लास्ट स्लाइड की बेटा। Done? Okay, good. उमर फारूक, मुझे जुमला आपका समझ नहीं आया, फिर से पूछो, क्या पूछ रहे हो? जी तूबा बताइए। विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर, वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सोल्जर को, कोई भी सोल्जर हो, वो किसी के घर में भी नहीं रह सकता। ठीक है? अनटिल अनलेस जो घर का ओनर है उसकी परमिशन अगर है, लेट्स सपोज करके ओनर की, घर का ओनर अलाउ करे कि उसे घर में रह सकता है बंदा, तो फिर रह सकता है। लेकिन घर का ओनर नहीं अलाउ कर, जस्ट अ बैड डे आई गेस। आवाज आ रही है ना क्लियर? मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? अच्छा, चल रही है मेरी आवाज? जी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड ना। तहजीब, आप पाकिस्तान में क्या इट्स नॉट क्लियर यार। राजा वाहिद कह रहे कि मेरी आवाज क्लियर है, दो लोग कह रहे हैं क्लियर है, मुझे नहीं पता कि क्या मसला है, मेरी तरफ से। मैम आपकी आवाज आती और जा उमर रही है। फारूक को मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, तो दैट इज नॉट लाइक यू सेइंग या। अच्छा, मेरी आवाज अब आ रही है? इज माई वॉइस क्लियरली ऑडिबल नाउ? ओके गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा, यार राजा वाहिद कह रहे उसको सच्ची आ रही है, क्या मसला है फिर ये? क्या या वो झूठ बोल रहा है या फिर तुम लोग सही नहीं बता रहे, मुझे नहीं पता। आई एम थिंकिंग ऑफ कनेक्टिंग इन माई मोबाइल डिवाइस एज वेल, वहां मैं 3G पे कनेक्ट कर लेती हूँ। अब ठीक है, सही है। अब अगर एक बच्चे ने भी कहा ठीक है, तो आई थिंक दैट इट इज फाइन। राजा झूठ बोल रहा है। राजा कश्मीरियों का नाम ना खराब करो यार। चलो ठीक है, अब खराब हुई ना अगर, तो सुकून रखिएगा थोड़ा सा, मैं क्या करूँ कि नहीं आज इंटरनेट सही चल रहा तो। आवाज ना आना, नहीं आवाज ना आना इज नॉट अ सिम्टम ऑफ कोरोना, इट्स नॉट।
चलिए जी, बस बहुत हो गई बातें, वापस आए सब। अच्छा, तो ये हमने अमेंडमेंट नंबर, नहीं थैंक यू सो मच, ये अमेंडमेंट नंबर 3 हमने कर लिया। नहीं तहजीब, थैंक यू सो मच। पढ़े, छुट्टी करनी है तो चले जाओ क्लास से, पढ़ा दे दो मुझे। अच्छा, अमेंडमेंट नंबर 4 पे आते हैं। तो अमेंडमेंट नंबर 4 बेसिकली ये कहती है द राइट ऑफ द पीपल टू बी सिक्योर इन देयर पर्सन्स, हाउसेस, papers and effects against unreasonable searches and seizures shall not be violated, and no warrant shall issue but upon probable cause, supported by oath or affirmations, and particularly describing the place to be searched and the person or things to be seized. अब इसमें बेसिकली पूरी इस अमेंडमेंट में जो इतना लंबा चौड़ा उन्होंने टेक्स्ट लिखा है ना, उसमें उन्होंने एक ही बात कही है, और वो बेसिकली ये है कि जब भी गवर्नमेंट जो है बेसिकली इट प्रोवाइड्स, आप कह सकते हो, प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, कि बेसिकली जो लोग हैं दे शुड फील सिक्योर इन देयर हाउसेस। शहलान खटक प्लीज अपना कैमरा बंद करें ताकि हमारी स्क्रीन वो स्लाइड नजर आए पूरी यार, ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों का बेसिकली इट्स बेसिक राइट दैट पीपल शुड फील themselves secure, be it in their houses, be it in their बेसिकली जहाँ भी वो रहते हैं वहां पे। और लेट्स सपोज आप ये कह सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज मुझ पे ना गवर्नमेंट, whoever the investigating authority is, let's suppose उनको मेरे पे किसी चीज का कोई भी लेट्स सपोज खदशा है या कुछ भी, तो वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर वारंट इशूड इफ देयर इज समथिंग दे आर लाइक दे समथिंग फिशी, या आप ये कह सकते हो कि कोई भी वारंट्स जो है, नो वारंट शेल इशू बट अपॉन प्रोबेबल कॉज, कि अगर जी सर्च वारंट होना चाहिए अगर इफ यू वांट टू लाइक आप लाइक अनरीजनेबल सर्चेस नहीं होनी चाहिए, वो तभी होना चाहिए व्हेन देयर इज एन अरेस्ट वारंट, ठीक है। तो इसीलिए अगर अरेस्ट वारंट नहीं है तो जो अमेंडमेंट है ये बेसिक प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को, ठीक हो गया। सही हो गया। Are we good till here? सही है। नहीं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, पूरे जो टेक्स्ट ऑफ द अमेंडमेंट है, जैसे मैंने आपको अमेंडमेंट 1 2 3 4 का पूरा इटैलिक वाला टेक्स्ट बताया है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दैट। जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको पता होना चाहिए ये पहली अमेंडमेंट किस बारे में है, दूसरी किस बारे में, तीसरी किस बारे में, आपको एग्जैक्ट रट्टा नहीं मारना। ओके गुड। अच्छा, अमेंडमेंट नंबर 5 बेसिकली ये कहती है दैट नो पर्सन शैल बी हेल्ड टू आंसर फॉर अ कैपिटल or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of grand jury, except in cases arising in the land or naval forces or in the militia, when in actual service in time of war or public danger, nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb, nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, and property without due process of law, nor shall private property be taken for public use without just compensation, ठीक है। तो अब बेसिकली जी मैं इसका एक ही लाइन था, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि इसमें आप ये कह लें कि ये अमेंडमेंट बेसिक डिफरेंट टाइप की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है for the people who are accused of crimes. Let's suppose मैं कहती हूँ I am the person and I have been accused of crime, so I still have certain rights, ठीक है। कि अगर लेट्स सपोज जो भी है कोई भी क्रिमिनल चार्ज मेरे अगेंस्ट अगर लगा हुआ है, तो दैट शुड बी एक्चुअली सीन या एक्चुअली टेकन केयर ऑफ बाय द ग्रैंड जूरी। एक ग्रैंड जूरी जो है
वही उसका जो भी फैसला करना है वो करेगा। दूसरी बात ये है कि लेट्स सपोज अगर मैंने एक दफा एक लाइक गुनाह कह रही हूँ, लाइक एक लेट्स सपोज मैंने कोई भी गलत काम किया और उसके लिए मुझे 2 दफा सजा नहीं मिल सकती, ठीक है? मतलब एक दफा गलती की, एक दफा सजा है। 2 दफा गलती है तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग टू द लॉ वो उसको सेटल करते हैं। बट बेसिक है कि अ पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। और फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर गवर्नमेंट जो है, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से दे सकती हूँ, लेट्स सपोज एक कोई जमीन है, ठीक है, और लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि वो मेरी मलकियत है। अब वो जमीन अगर गवर्नमेंट को वो चाहिए तो गवर्नमेंट वो ले सकती है, बट देयर हैज टू बी अ प्रॉपर कंपनसेशन। इट्स नॉट लाइक गवर्नमेंट के हमें चाहिए, तुम ये थोड़े से पैसे रखो और ले लो। तो एटलीस्ट पीपल शुड अग्री ऑन दिस थिंग कि हाँ हम इतनी चीजों के बदले, इस चीज के बदले अपनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार है, ठीक है? फिर इसके बाद ये है कि जो एक होती है चीज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन? क्या होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन बच्चों? फर्द जुर्म, सेल्फ रिस्पेक्ट। नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे? सेल्फ इंक्रिमिनेशन बेसिकली ये होता है कि लेट्स सपोज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब ये है कि आई शुड नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट माई सेल्फ, ठीक है? मुझे किसी भी गलती को कन्फेस करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, तो दैट इज माई राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन या एक्ट ऑफ एक्सपोजिंग वन सेल्फ, ट्रूली सेड। मतलब लेट्स सपोज मैम मीन के टू एक्यूजेशन और चार्ज ऑफ क्राइम। हाँ ऑब्वियसली लेट्स सपोज राजा वाइद में कहती हो तुमने चोरी की है, ठीक है, मैं तुम्हें कहती हूँ तुम कन्फेस करो और तुम नहीं करते एंड आई फोर्स यू फॉर दैट, तो दैट इज रॉन्ग। I cannot force you for self incrimination because you have this right कि तुम्हें फोर्स नहीं किया जा सकता। और किसी को भी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको ना इम्प्रिजन भी नहीं किया जा सकता, लाइक जेल में नहीं डाला जा सकता। देयर हैज टू बी अ प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर फेयर ट्रायल फॉर अ पर्सन टू सेंड हिम टू जेल। बात समझ आइए? जी वो राइट वायलेट किया जाता है ना मरियम, बट राइट होता है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अच्छा चले अगली अगली पे चलते हैं। जी विदाउट ड्यू कोई पनिशमेंट दी जा सकती है अनलेस इट इज प्रॉपर्ली ट्राइल्ड। चलिए अगली अमेंडमेंट पे चलते हैं, अमेंडमेंट नंबर 6। In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of accusation, to be confronted with the witnesses against him, to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense. तो बेसिकली इसमें भी यही है कि ये भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या आप कह लें कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है ये अमेंडमेंट। तो ये कह रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज इफ अ पर्सन हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, तो उस बंदे का राइट है कि उसको स्पीडी उसका ट्रायल किया जाए। जो भी फैसला सुनाना है दैट शुड बी स्पीडी, दैट शुड बी पब्लिक, और उसका फैसला सुनाने वाली जो भी जूरी होगी वो इम्पार्शियल होनी चाहिए, वो बाइस्ड नहीं होनी चाहिए। और जूरी जो होगी बेसिकली इट विल बिलोंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम बेसिकली द प्लेस, स्टेट और द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वो क्राइम कमिट किया गया है। लेट्स सपोज एक क्राइम कैलिफोर्निया में कमिट किया गया तो उसका ट्रायल भी कैलिफोर्निया में ही होगा। अब ये अमेंडमेंट पास करने का एक मकसद ये भी हो सकता है
खैर आपको याद हो कि बॉस्टन मैसेकर में जब ब्रिटिशर्स ने अमेरिकन कुछ लोग 6 लोग मार दिए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि इनका ट्रायल जाके इंग्लैंड में होगा, राइट? तो ये देखिए, ये इस चीज को खत्म कर रही है चीज। तो उन्होंने ये कह दिया कि जो भी जिस जगह पे गुनाह किया जाएगा, क्राइम किया जाएगा, उसका ट्रायल भी उसी स्टेट, उसी डिस्ट्रिक्ट में होगा। सही हो गया? और लेट्स सपोज अगर मैं कहती हूँ कि आई हैव बीन एक्यूज ऑफ सर्टेन क्राइम, तो इसमें मेरा राइट है कि मुझे ये बताया जाए कि मुझे किस चीज के लिए इल्जाम दिया जा रहा है। ठीक है, आई शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द नेचर ऑफ द क्राइम जो मेरे अगेंस्ट लवाई किया गया। एक तो ये, दूसरा ये कि मेरे अगेंस्ट जो भी विटनेसेस हैं, आई शुड नो कि मेरे अगेंस्ट क्या क्या विटनेसेस हैं। और मुझे ये भी होना चाहिए कि मैं ये राइट भी है मेरा कि मैं अपने फेवर में विटनेसेस तैयार कर सकूं। और ये भी मेरा राइट है कि मैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक काउंसिल नॉमिनेट कर सकूं, एक लॉयर अपॉइंट कर सकूं। ठीक है, तो लाइक अगर किसी बंदे ने कोई गुनाह किया है, तो एक तो ये है कि वो अपने विटनेसेस रखने का भी हकदार है। वो उसको राइट है कि वो अपने अगेंस्ट विटनेसेस का भी उसे पता हो, वो काउंसिल रखने का भी, एक लॉयर रखने का भी उसको हक है। तो ये बेसिकली सारी अगेंस्ट द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बताया गया है। ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई है? यार नमाज का टाइम निकल रहा है। आप लोग ये करें कि 7 एक मिनट की नमाज की ब्रेक कर लें और जल्दी से आ जाएं, ठीक है? अच्छा, तो 6 अमेंडमेंट की समझ आ गई है? अच्छा, चलते हैं आगे। सेवेंथ अमेंडमेंट पे। सेवेंथ अमेंडमेंट ये कहती है कि इन सूट्स एट कॉमन लॉ विद value in controversy shall exceed $20, the right of the trial by jury shall be preserved, and no fact tried by jury shall be otherwise re-examined in any court of the United States than according to the rules of common law. ठीक है, तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि जो फेडरल सिविल केसेस हैं उनमें राइट टू अ जूरी ट्रायल बता रहे हैं। ठीक है, अभी $20 की बात जो है यहाँ पे बेसिकली इसलिए की जा रही है कि पहले अभी अमेंडमेंट जो है इट वाज मेड लॉन्ग अगो ना, तो उस अमेंड तब $20 वाज बेसिकली एक ठीक ठाक अमाउंट कंसिडर की जाती है। तो कहते हैं जो इन सूट्स एट कॉमन लॉ विद अ वैल्यू इन कंट्रोवर्सी शैल एक्सीड $20, कि जब अमाउंट जस्ट लेट्स सपोज किसी पैसे की बात पे या किसी प्रॉपर्टी की बात पे कोई इख्तलाफ है या कोई मसला है, तो बेसिकली इट्स अ सिविल केस। ठीक है, क्रिमिनल के एक होता है क्रिमिनल केस, एक होता है सिविल केस। ये सिविल केस है बेसिकली। और अगर उसमें द अमाउंट जो जिस अमाउंट पे कंट्रोवर्सी, जिस अमाउंट बेसिकली फटा है, अगर वो $20 से ज्यादा का है, ठीक है, तो जो राइट ऑफ ट्रायल बाय जूरी है इट इज एक्चुअली प्रिजर्व्ड। और अगर जो भी जूरी ने किया है डिसाइड, वो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि वो री-एग्जामिन नहीं होगा, देन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द बेसिकली आप कह सकते हो कॉमन लॉ कि वट एवर द अमाउंट इन द कॉन्ट्रोवर्सी इज। आप ये कि मैं आपको किस तरह समझा सकती हूँ बात के एग्जाम्पल सोच दो मुझे कि लेट्स सपोज मैं कहती हूँ ये अफजाल है और एक ये साजिद हुसैन है, ठीक है, और इन दोनों का कोई मसला है, और जिस चीज में मसला है उसकी कीमत जो है इफ दैट इज अराउंड $20, या लेट्स सपोज वो $25 हो जाती है, तो बेसिक एक्सीड्स $20 ना, तो जो राइट ऑफ द ट्रायल है बाय जूरी
वो प्रिजर्व हो जाता है, और बेसिकली नो फैक्ट ट्राइड बाय अ जूरी शेल बी अदरवाइज री एग्जामिन, और जो भी वो डिसाइड करेगी जूरी ना, वो डिसीजन दोबारा से किसी भी कोर्ट में री एग्जामिन नहीं होगा, बिकॉज द प्रीवियस डिसीजन जो भी था दैट इज एक्चुअली टेकन विद द रूल्स ऑफ द कॉमन लॉ, कि बेसिकली जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वही कोर्ट उसका फैसला सुनाएगी। ठीक हो गया? इसमें वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि राइट, जो जूरी का राइट है टू डिसाइड अ केस, ठीक है, वो बता रहे इन सर्टन सिविल केसेस कि जो भी जूरी डिसाइड करेगी या व्हेन इट एक्सीड्स $20, ठीक है, तो राइट ऑफ जूरी जो है बेसिकली उस, और जो भी जूरी ट्रायल करिए, जो भी डिसाइड करिए, दैट राइट इज बेसिकली प्रिजर्व, एंड नो कोर्ट बेसिकली ओवरटर्न दैट जूरीज डिसीजन। तो बेसिकली जो फेडरल कोर्ट है ना, आप ये कह सकते हो, वो डिसाइड करेगी वट एवर द डिसएग्रीमेंट इज, इफ द डिसएग्रीमेंट इज, एक मिनट, सॉरी मुझे बहुत जोर से छींक रही थी। अच्छा, तो जो राइट ऑफ आप ये देखें, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अगर ग्रेटर देन $20 है ना, तो दैट कैन नॉट बी री एग्जामिन्ड इन एनी कोर्ट, दैट इज एक्चुअली द जुरिस्डिक्शन ऑफ द फेडरल कोर्ट, ठीक है। तो जो लॉ सूट की अमाउंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन $20, तो जूरी जो भी फैसला करेगी दैट डिसीजन शुड नॉट गो बैक टू द ट्रायल कि आप इसको दोबारा री एग्जामिन करें, ठीक है, बिकॉज दैट डिसीजन हैज बीन टेकन बाय फेडरल कोर्ट। समझ आइए? हाँ जी, यस तहजीब। अच्छा, अमेंडमेंट अमेंडमेंट नंबर 8 ये कह रही है, क्रिमिनल को हम देख रहे हैं ना अभी, excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel or unusual punishment inflicted। तो ये कह रहे हैं कि ना एक्सेसिव बेल होगी, ठीक है, ना ही एक्सेसिव फाइन इम्पोज किया जाएगा, कि जितनी गलती की है उतनी ही सजा मिल रही है, ना ही क्रूअल पनिशमेंट दी जाएगी, ना ही अनयूजुअल पनिशमेंट दी जाएगी। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि जो गलती, जितनी गलती है उसकी उतनी ही सजा मिलेगी। अगर आपने गलती की तो इट्स नॉट लाइक यू कैन गेट बेल एनी टाइम, अगर आपने गलती थोड़ी सी है तो थोड़ी सजा है, ज्यादा गलती की तो ज्यादा सजा है, तो एक्सेसिव फाइन्स भी नहीं लगेंगे, क्रूअल पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी, या फिर अनयूजुअल पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। ठीक हो गया? सॉरी गाइस। आगे को चलेगा? चैलेंज विच वन साजिद? ये वाली वो ये कह रहे इसमें बेसिकली कि अगर लेट्स सपोज किसी ने कोई गलती की है, तो इट्स नॉट लाइक कि उसकी बार बार एक्सेसिव पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, मतलब एक्सेसिव पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी, एक्सेसिव बेल भी नहीं मिलेगी, और एक्सेसिव फाइन भी नहीं लगेगी। मतलब जो मेजर ऑफ क्राइम है वो जितना जुर्म उतनी सजा मिलेगी, जुर्म से बड़ी सजा नहीं मिलेगी, बड़े जुर्म से जल्दी बेल नहीं मिलेगी। तो whatever you sow you'll have to reap that। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं द enumeration in the constitution of certain rights shall not be construed to deny or disparage others retained by the people, ठीक है।
वो ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली कुछ राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट नहीं किए गए, ठीक है। अब लेट्स सपोज उन्होंने काफी सारे राइट्स बता दिए, बट देयर आर सर्टेन अदर राइट्स एज वेल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताए गए। तो बेल के प्रोसेस को क्या करना है, हम क्रिमिनोलॉजी थोड़ा ना पढ़े। अच्छा, तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स का जिक्र नहीं किया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइट्स लोगों के पास नहीं हैं, ठीक है। तो जो सिविक सोसाइटी के जितने भी एक बंदे के पास राइट्स होते हैं व्हाइल लिविंग इन दैट सोसाइटी, वो सारे राइट्स लोगों के पास हैं, ठीक है। तो अगर कुछ राइट्स हमने कहने के बयान कर दिए गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो राइट्स नहीं बयान किए गए वो नहीं है लोगों के पास। पीपल डू हैव दैट राइट एज वेल, दे हैव जस्ट, आप कह सकते हो कि हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट वंस। ठीक हो गया? आर वी गुड टिल हियर? गुड। अमेंडमेंट नंबर 10 ये कहती है द पावर्स नॉट डेलीगेटेड टू द United States by the Constitution, nor prohibited to it by not prohibited by it to the states, are reserved to the state respectively or to the people. तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास वही पावर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बयान की गई हैं, और जो नहीं बयान की गई दे ईदर बिलोंग टू द स्टेट्स और टू द पीपल। ये कर दिया पीछे राजा वाहिद, जल्दी लिखा करो। लिख लिया राजा वाहिद? ठीक है रोमेश साहब। अच्छा, तो अब अमेंडमेंट 10 में वो ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के पास वही पावर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बयान की गई, ठीक है। क्योंकि पिछली में उन्होंने ये कह दिया था ना कि अगर किसी राइट का नहीं जिक्र किया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं स्टेट के पास या लोगों के पास। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के पास वही राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बयान किए गए। अगर कोई राइट नहीं बयान किया गया प्रीसाइजली कि ये राइट जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का है, तो इसका मतलब ये है कि वो राइट या तो स्टेट का है या फिर लोगों का है। हाँ जी, तो अपने लिए बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट के पास वही राइट्स है खाली जो कि बयान किए गए। जो नहीं बयान किए गए वो फेडरल गवर्नमेंट के राइट्स नहीं है, वो स्टेट्स के राइट है और वो इंडिविजुअल्स के राइट है। बात समझ आइए? ठीक हो गया यहाँ तक? जी, ऑल दीज अमेंडमेंट्स, ये सारी अमेंडमेंट्स है ना, ये सब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वही राइट्स हैं सारे जो कि इन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने नहीं दिए थे। तो दे मेड श्योर दैट दे गेट ऑल दीज राइट्स व्हेन दे फॉर्मुलेटेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हेन दे फॉर्म्ड अ न्यू कंट्री, ठीक है। तो उन्होंने वो सारे राइट्स पहले 10 अमेंडमेंट्स में दिए और 10 अमेंडमेंट में दिए हैं ताकि राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ठीक हो गया? Are we good till here? Good. चलें जी आगे चलते हैं। गुड उमर, वेरी नाइस। अच्छा, अब आ जाता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने फीचर में ही पढ़ा था दैट देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, कि आप ये कह सकते हैं देयर वाज सेपरेशन ऑफ पावर। और क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है तो साथ में सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी है। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस का मतलब ये है कि जो 3 टियर ऑफ द गवर्नमेंट है,
constituting of legislative branch, executive branch, and judicial branch. All these three branches, all these three tiers of the government, they keep a check on each other's ताकि they keep a check on each other ताकि कोई भी अपने राइट में, कोई भी अपनी पावर में, कोई भी अपनी अथॉरिटी में बहुत ज्यादा एक्सपैंड ना कर जाए, अपनी बहुत ज्यादा अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए दूसरे की बाउंड्री में एंटर ना हो. लाइक लेट्स सपोज अगर कोई चीज जुडिशियल ब्रांच की डोमेन में है, देखो हर डिपार्टमेंट, हर tier ऑफ द गवर्नमेंट दे हैव सर्टेन jurisdiction कि आप, और डिफरेंट बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उनकी एक, कि आपका काम ये करना है, ये करना है और ये करना है. अब लेट्स सपोज दूसरी tier ऑफ द गवर्नमेंट, इफ दैट tier ऑफ द गवर्नमेंट ट्राइज टू इन्फ्रिंज अपॉन दोज राइट्स और वो एक्सरसाइज करना चाहे वो राइट्स, तो वो गलत है करना. तो इसीलिए in order to keep all the three tiers of the government separate and in order to give them a clear direction that this is your domain and this is your domain and that is your domain, they have actually formulated a system of check and balance. अब check and balance का मतलब ये है कि जो legislative branch है ना, वो बाकी दोनों branches पे, executive और judiciary पे check and balance रखेगी. जैसे फिर executive branch है, वो बाकी दोनों branches which are legislative and judiciary branch, उस पे check and balance रखेगी. और इसी तरह जो जुडिशियल ब्रांच है वो लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव इन दोनों पे चेक एंड बैलेंस रखेगी. ठीक है, तो एवरी ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज बेसिकली कीपिंग अ चेक ऑन द अदर टू ब्रांचेस. मेक सेंस? रीजन क्या है? ताकि पावर कंसंट्रेट ना हो जाए एक टीयर ऑफ द गवर्नमेंट के पास, सो दैट पावर जो है वो एग्जिबिट कर सके ऑल द टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और कोई भी इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो बाकियों को वो कर दे, उनकी पावर या अथॉरिटी खत्म कर दे. एग्जाम्पल क्या दो, हमारे पाकिस्तान में भी है, जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास अलग पावर्स हैं. प्राइम मिनिस्टर विद इट्स पार्लियामेंट हैज सेपरेट पावर, जुडिशरी हैज सेपरेट पावर्स. अब जुडिशरी का काम पार्लियामेंट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट का काम प्रेसिडेंट नहीं कर सकता. ऐसा है कि नहीं? जुडिशियल ब्रांच है वो प्रेसिडेंट को निकाल सकती है, उसका कोर्ट केस का फैसला सुना सकती है. जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बट ऑब्वियसली कुछ चीजें होती हैं कि जुडिशरी, दे आर ऑब्वियसली सर्टेन थिंग्स जिनको आप ये कह सकते हैं कि हर जगह मसले मसाइल गलतियां तो होती हैं, बट जुडिशरी इन लेटर इट इज इंडिपेंडेंट, इन स्पिरिट आई डोंट नो. या यहाँ तक बात समझ आ गई है? सुप्रीम इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम. आप में से किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखे? नहीं रखा, किसी ने भी नहीं रखा. क्यों नहीं रखा? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करो राजा वाहिद, व्हाट इज वर्ड पाक अफेयर्स में इंटरनेशनल लॉ रखा है. वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ पासिंग इट, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग. तो क्या हुआ? आर यू अ यूएस हिस्ट्री स्टूडेंट तेजी? पॉलिटिकल साइंस किसके साथ रखी हुई है? तो पॉलिटिकल साइंस रखी है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्यों नहीं रखा? अरीना शहजादी और क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि रखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में से पूछ रही हूँ रखा है तो क्यों नहीं रखा? अरीना आपने और क्या रखा है? अरीना आपके वही सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे थे, एक्सेप्ट दिस पंजाबी, आई हैड सोशियोलॉजी. लेकिन ये कॉम्बिनेशन थोड़ा ना पिटने वाला है, मतलब ये बहुत घिस पिट चुके हैं कॉम्बिनेशन.
Punjabi to Punjabi, Pashto, whatever your native language is, you should opt it. There is no reason as to why a person does not opt a language अगर उसको बोलनी ही आती है. हाँ जी, it's very Punjabi is very easy. It's not even difficult. नहीं यार, I'm not from Punjab and hence I did not opt Punjabi. मुझे पंजाबी नहीं आती. I can understand Punjabi, I can speak a little Punjabi, but I would laugh at my own accent of Punjabi जैसे. But ये है कि मुझे नहीं आती. अच्छा सही. रिलेशन और लो. अच्छा इंटरव्यू सुना था. सही है. That was a very candid interview. मैं लेक्चर पढ़ाने आई थी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू ले लिया. Mariam Sohail, if you have same combination as mine, please change one or two subjects. यार मेरा तो अच्छा नहीं था, लेकिन ये है कि तब तक फिजिक्स जो है वो इतनी अच्छी भी नहीं थी. But now physics gives a lot of score. I know. हफ्ता 10 दिन. अच्छा कहाँ देखिए प्रोफाइल हुई ना. हाँ हुसैन शायद स्कर्ट चले मैं स्कर्ट मैंने खुद आज तक LLM. What's your background, Sumbal? सही है रीना, शुक्रिया. सोशल साइंसेज में क्या? वाजिब रीना, बड़ी इंफॉर्मेशन. स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, GPP रख लें. कश्मीर का वुमेन कोटा कभी कभार आता है, हमारी दफा नहीं था. जी फातिमा बताइए कॉम्बिनेशन किधर से हम किधर निकल गए, जरा बताइए. वो तो कोटा तो है वुमेन का, लेकिन वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स कितनी आ रही है. कश्मीर का 2% कोटा है, जिसमें 4 सीट आती हैं, 5 आती हैं. हमारी दफा 4 आई थी, इस दफा 5 आ रही है. और हमारी दफा हम 10 लोग पास थे, और 10 लोग का रिटर्न पास था, और 4 लोग एलोकेट हुए थे. अच्छा अलीना क्या कह रही है, 2 साल में ट्राई करनी है. डोंट वेस्ट योर टाइम. डोंट थिंक कि मैं 2 साल पढ़ूंगी और फिर मेरे पेपर बहुत अच्छे होंगे. दिस इज नो वे ऑफ स्टडिंग फॉर CSS. ऐसा भी हो सकता है कि 4 साल पढ़ के भी अच्छे पेपर ना हो और 1 साल पढ़ के भी अच्छे हो जाए. राजा की सीट पक्की है कश्मीर से, कह दिया मैंने अभी. ठीक है, राजा मेरी बात का मान रख ले तो बात है. जी शारा बताइए. जी मैं बताऊंगी मैं सब स्ट्रैटेजी पढ़ने की. बहुत जल्दी से मैसेज ऊपर गई और मैं अब कुछ नहीं पढ़ पा रही. क्या लिखा आप लोगों ने? काउंटिंग होती है, पता नहीं क्या पढ़ी थी मैं. अगले साल आप सबको पेपर दे देने चाहिए, बिकॉज आप लोग बहुत शुरू में तैयारी कर रहे हैं. ये होल ईयर 10 महीने यार. महीना महीना लगाओ सब्जेक्ट में तो तब भी सुकून है. सोशियोलॉजी और किसमें मस्त है शैला? एक मैसेज आप लोग करें, एक लफ्ज का, वो 10 मैसेजेस के बाद आता है. बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता मैसेज को बचो, आहिस्ता आहिस्ता. क्या नियाजी यहाँ हुआ है? पंजाब वाले क्या यार, कश्मीर वाले भी ऐसे ही मरते हैं. सोच तो कर सकते हैं, और मैंने दोनों दफा ऑप्ट किया है, बहुत दोनों का मेरे 70-70 नंबर आए. अरशद बेहतरीन है. मैंने पहली अटेम्प्ट 2017 में दी थी, दूसरी 2018 में दी थी.
Your political science depends upon Nashta what your background is and what your way of studying is. Political science. शैला ठीक है, लेकिन एक सामने काम लिखे चेक एंड बैलेंस पढ़े तो अभी हम ये देखेंगे किस तरह से एक ज्यादा पावरफुल, यही तो बात है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस का मतलब ये है कि ज्यादा पावरफुल नहीं होने दे रहे किसी को. एवरीबडी इज कीपिंग अ चेक ऑन द अदर टू ब्रांचेस. अभी हम देखते हैं किस तरह से. फिर आप मुझे बताएंगे आपको क्या लग रहा है सरकार के कौन ज्यादा पावरफुल है. पहली बात है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है कीप्स अ चेक ऑन द लेजिस्लेटिव ब्रांच. किस तरह से एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या है? द प्रेसिडेंट बेसिकली. ठीक है. और लेजिस्लेटिव ब्रांच कांग्रेस वगैरह. अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या करती है? जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर ये होती है कि जो कोई भी लॉ जो कांग्रेस ने पास किया है प्रेसिडेंट उसको वीटो कर सकता है. लाइक प्रेसिडेंट उस लॉ को नल एंड वॉइड करार दे सकता है. ठीक है. कोई भी लॉ. ठीक है. तो प्रेसिडेंट पास एक तो ये पावर कि वो वीटो पावर है. ठीक है. फिर उसके बाद ये है कि प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो कांग्रेस को प्रपोज करे कि आप ये लॉ कंसिडर कर लें. फिर प्रेसिडेंट ये भी करता है कि फेडरल बजट भी देता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को और फेडरल ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट करता है. ठीक है. जैसे हमने कहा था कि स्पॉइल सिस्टम वगैरह. तो अब क्या हो रहा है कि जो फेडरल ऑफिशियल्स अपॉइंट होंगे तो प्रेसिडेंट थ्रू देम कैन कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन द कांग्रेस. बात समझ आइए. जी 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 तुबा जी रिपीट कर देती हूँ. ऑफिसर ऑफिशियल में फर्क होता है. वैसे अब हमारे फेडरल सेक्रेटेरिएट में तो होता है इस तरह से है कि ऑफिसर इज बेसिकली जो हम गेजेटेड ऑफिसर्स है. ठीक है. ऑफिशियल्स जो होते हैं ये जो सारे 14 15 16 ग्रेड के होते हैं दे आर द ऑफिशियल्स. दिस इज एक्चुअली अ डिफरेंट. जैसे ऑफिशियल ऑफिशियल में फर्क होता है. अब इतना वहां पे कितना फर्क होता है आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन यहाँ पे इतना फर्क होता है. मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच पे चेक एंड बैलेंस रख सकता है. और वो चेक एंड बैलेंस इस तरह से रखता है कि कोई भी लॉ अगर कांग्रेस ने पास किया है तो वो उसको वीटो कर सकता है. ठीक है. Guys. फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस को कोई भी लॉ भी प्रपोज कर सकता है कि दिस लॉ शुड बी पास, तो उसको प्रपोज कर सकता है. फिर सॉरी प्रेसिडेंट ये भी करता है कि वो फेडरल बजट देता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को. फिर उसके बाद वो फेडरल ऑफिशियल्स भी अपॉइंट करता है. हमने पढ़ा था थोड़े लास्ट लेक्चर में जब कॉन्स्टिट्यूशन के टीचर्स थे जब हमने पढ़ा था सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि एक स्पॉइल सिस्टम का पढ़ा था. याद है आप लोगों को? जी. तो स्पॉइल सिस्टम में क्या हो रहा था मुझे बताया. मैंने लास्ट सेक्शन में आपको बताया था. यस. प्रेसिडेंट जो है वो खुद अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट करता है. ठीक है. तो इस तरह से जो लॉ इन्फोर्स हो रहा है वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही हो रहा है बिकॉज द पीपल हु अपॉइंटेड देयर वो प्रेसिडेंट के ही लोग हैं.
क्या मतलब उसका? जी अपने लोग ऑफिसर्स हो गए। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि अभी तो हमने ये देखा। हाँ हाँ ऑब्वियसली उस्मान स्पॉइल सिस्टम यही तो था। अभी हमने ये देखा कि एग्जेक्टिव ब्रांच जो है इट कीप्स अ चेक ऑन द लेजिस्लेटिव ब्रांच। अब हम देख रहे हैं कि एग्जेक्टिव ब्रांच जुडिशियल ब्रांच है किस तरह से कीप चेक एंड बैलेंस रखती है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस होते हैं उनकी नॉमिनेशन जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। फिर फेडरल कोर्ट में जो भी जजेस होते हैं उनकी नॉमिनेशन भी प्रेसिडेंट ही करता है। इसके अलावा ये तीसरा क्लॉज जो है ये पाकिस्तान में भी है बेसिकली। तो वो ये है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी मुजरिम को, किसी भी कन्विक्ट को, किसी भी person who is being accused and who is being basically like basically decided that this person has committed this crime, convict कोई भी है, तो प्रेसिडेंट उसको क्या कर सकता है? पार्डन लाइक माफी या उसको सेव कर सकता है प्रेसिडेंट। ये तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि प्रेसिडेंट जो है वो जनरल एमनेस्टी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है? गुड। शारिक ये हमें लास्ट लास्ट में कहा था कि फेड जो बेसिकली जो गवर्नमेंट सिविल सर्विस जॉब्स होती हैं वो अपने लोगों को प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट। तो दैट मीन्स डिपार्टमेंट और उनकी हद तक भी। अच्छा, अब हम ये देखेंगे। हाँ, डिक्रीज इन सेंटेंस मतलब ये है बेसिकली कि वो क्या करता है। अरीना क्या रिपीट करूँ, प्लीज भी लिखते होते हैं आगे। अंग्रेजी के ट्रांसलेशन है बेसिकली कि प्रेजेंट क्या कर सकता है। जज सुप्रीम कोर्ट के जज की नॉमिनेशन प्रेजेंट करता है, फेडरल कोर्ट के जज की नॉमिनेशन प्रेजेंट करता है, और प्रेजेंट किसी भी कन्विक्ट को माफी दिला सकता है या उसकी आप कह सकते हैं पनिशमेंट में कमी ला सकता है। बस ये बात बताइए। अभी हमने ये देखा है कि जो एग्जेक्टिव ब्रांच है वो किस तरह लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ब्रांच को कंट्रोल में लाती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है वो एग्जेक्टिव ब्रांच पे कंट्रोल रखता है। ठीक है, यहाँ तक सही हो गया? अच्छा, तो हम देख रहे हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच है बेसिकली जिसकी मतलब लेजिस्लेटिव ब्रांच मतलब है कांग्रेस। तो कांग्रेस किस तरह से एग्जेक्टिव ब्रांच प्रेसिडेंट पे चेक एंड बैलेंस रखता है। तो अब प्रेसिडेंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी लॉ जो कांग्रेस पास करो उसको वीटो कर सकता है। लेकिन अगर लेट सपोज कोई भी लॉ कांग्रेस ने प्रपोज किया है, कांग्रेस से वो लॉ पास हो गया है, और वो लॉ जब प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट उसको वीटो कर दिया है, तो कांग्रेस के पास इख्तियार होता है कि वो उस प्रेसिडेंशियल वीटो को ओवरराइड कर दे या ओवरटर्न कर दे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए फ्रॉम बोथ द हाउसेस ऑफ द कांग्रेस। हाँ जी, ठीक है। तो लेट सपोज कोई बिल है वो कांग्रेस ने पास कर दी है, वो चला गया प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उसको वीटो कर दे कि मैं इस बिल को नहीं मानता, मैं अग्री नहीं कर, डिसअप्रूव कर दे, ठीक है, वीटो कर दे। अब उसने वीटो कर दिया और कांग्रेस फिर भी चाहती है कि ये लॉ पास हो, तो कांग्रेस वो वापस कांग्रेस के पास आता है लॉ। और फिर कांग्रेस क्या करती है कि अगर 2/3 मेजोरिटी हो, आई थिंक यस चला, कांग्रेस क्या करती है बेसिकली फिर ओवरराइड कर सकती है प्रेसिडेंशियल वीटो को। लेकिन दैट शुड बी विद एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी के साथ। और पाकिस्तान में तो प्रेसिडेंट नहीं करता, ऐसा प्राइम मिनिस्टर होता है ज्यादा पावरफुल, प्रेसिडेंट तो सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट है। तो आई डोंट नो कि प्राइम मिनिस्टर का एग्जैक्ट क्या सीन है, बट आई थिंक ऐसा, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। तो तुम अपने दोस्त को दो बाकी। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि जो सेनेट होती है ना, सेनेट कैन रिजेक्ट प्रपोज ट्रीटीज विद अ 2/3 वोट। कि अगर कोई भी बेसिकली प्रपोजल दिया है एग्जेक्टिव ब्रांच ने, प्रेसिडेंट ने, फॉर द ट्रीटी,
तो फिर उसका क्या होता है कि कोई भी लेट्स सपोज कोई ट्रीटी है, कोई अग्रीमेंट है, उसके लिए प्रपोजल दिया है सेनेट ने, ठीक, मतलब सॉरी प्रेसिडेंट ने, तो सेनेट जो है बेसिकली वो क्या कर सकती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी सेनेट का 2/3 वोट होना चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ पता नहीं सेनेट क्यों कर क्या सकती है। दूसरा फेडरल कोर्ट अब हमने वगैरह ये का कहा है। था कि प्रेसिडेंट जो है वो फेडरल ऑफिशियल, जो जजेस वगैरह को नॉमिनेट करता है, लेकिन सेनेट जो है वो रिजेक्ट कर सकती है क्योंकि ऑब्जर्वेशन प्रेसिडेंशियल वगैरह की नॉमिनेशन को या फेडरल जरूरत होती है। ऑफिसर्स वगैरह की नॉमिनेशन वगैरह को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो कांग्रेस है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है। हाँ जी बिल्कुल अफसान। तो अब इसमें क्या है कि कांग्रेस जो है अगर चाहे तो वो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है, बट इम्पीचमेंट की ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस कि इम्पीचमेंट होती किस तरह से, वो हम पढ़ेंगे हमारा इस पूरे इसका लास्ट लेक्चर जो है दैट इज ऑन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ आई है? चलो गुड, आगे चलें। तो जब पढ़ोगे ना ज्यादा तो फिर समझ आएगा, आपने याद भी करना होता है, तैयार भी करना होता है। मैंने क्या आगे चलना है, तो राजा वाइद कहते हो ऑफ कोर्स। यार तुम तो ये ना बोलो, मैं भी जैसी बाबा रुकती है। अच्छा अब मैं नहीं पूछूंगी, ठीक है, आगे चलेंगे राजा वाइद, तो ये मत कहना कि मैंने पिछली स्लाइड कर। अच्छा, लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है वो किस तरह जुडिशियल ब्रांच के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती है। तो कांग्रेस क्या करे, कांग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ लोअर कोर्ट्स, ठीक है। फिर जो सेनेट है बेसिकली वो क्या कर सकती है कि जो फेडरल कोर्ट के जो भी आप कह सकती हो, फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस की नॉमिनेशन है उसको भी चेक एंड बैलेंस रखती है, उस पर उसको भी रिजेक्ट भी कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है। फिर इसी तरह से अगर लेट सपोज कोई भी डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अगर है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और कांग्रेस उस डिसीजन को चेंज करना चाहती है, तो कांग्रेस के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सके, क्योंकि अमेंडमेंट के लिए क्या होता है, अमेंडमेंट दोनों हाउसेस से पास होती है ना कांग्रेस के। तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला है, बट कांग्रेस वांट्स कि ये फैसला ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर सकती है, ओवरराइड कर सकती है। इसी तरह से कांग्रेस जब लोअर कोर्ट्स बना रही है तो वहां पे जजेस को वो भी कर सकती है, रिमूव भी कर सकती है। बात समझ आई है? आई गेस 2/3। चलो गुड हो गया, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जुडिशियल ब्रांच जो है वो एग्जेक्टिव ब्रांच को कंट्रोल करती है, तो जुडिशरी प्रेसिडेंट को कैसे कंट्रोल कर रही है। पहली बात तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है। कोई भी लॉ अगर लेट सपोज प्रेसिडेंट ने, कांग्रेस ने पास किया, प्रेसिडेंट ने भी इसको पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने उस लॉ को वीटो नहीं किया, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल ब्रांच को ये लगता है कि ये लॉ जो है दिस इज नॉट राइट या वट एवर द केस दैट इज, तो उसके पास एक जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, ठीक है। तो किसी भी प्रेसिडेंशियल एक्शन को, प्रेसिडेंशियल लॉ को, एग्जेक्टिव ऑर्डर को जुडिशियल ब्रांच जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ओवरटर्न कर सकती है, वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, बात समझ आई है? गुड।
आखिरी बात जो है वो है हमारे पास कि जुडिशियल ब्रांच लेजिस्लेटिव ब्रांच को किस तरह से कंट्रोल में रखती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशियल ब्रांच है, बेसिकली वो जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज करते हुए बेसिकली कोई भी ट्रीटीज जो कोई भी कांग्रेस कोई भी जो ट्रीटीज वगैरह कोई भी एग्रीमेंट्स वगैरह करे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकता है। बात समझ आई है? अभी गुड चलिए, स्लाइड बैक करो, ये ले बैक कर दिए। अभी गुड चलिए, इससे पिछली स्लाइड कर दिए, पिछली स्लाइड। इसमें बेसिकली रोमेसा वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है ना, वो अगर लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, और कांग्रेस उस डिसीजन के अगेंस्ट आना चाहती है, लेकिन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट था, तो कांग्रेस क्या कर सकती है इसके नतीजे में? कांग्रेस क्योंकि पावर होती है उसके पास कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, तो कांग्रेस बिल इनिशिएट कर देगी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का। तो अमेंडमेंट अगर वो पास कर देती है पूरी कांग्रेस, दोनों साइड, दोनों लोअर हाउस अपर हाउस से पास हो जाता है, तो वो अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरराइड कर सकती है, चेंज कर सकती है। कि कॉन्स्टिट्यूशन में अब तो ये बात नहीं है, चेंज हो गए। ठीक हो गया? अभी गुड चलिए, चलो गुड। तो यहाँ तक हमारा ये खत्म होता है और हम चलते हैं अगली में, अगली स्लाइड्स खोल लो, ठीक है। लास्ट स्लाइड या मैंने बंद कर दी है, कह रहे हो लास्ट स्लाइड? आपको क्या लगता है खुरा? नहीं, ब्रेक का टाइम नहीं हुआ अभी, सबर। जी तुम ही लिखवाओगे रजा भाई, सारा चुप करो, ये कर दिया लास्ट स्लाइड। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में भी तो पॉलिटिकल ही है यार, काफी हद तक। 20वें ग्रेड तक चलो, आप नॉर्मली अगर आप बात करते ना, आपकी जो मैंने आपको सारे नोट्स बताए ना, उनमें बहुत डिटेल में इंटरेस्ट हुआ था, तो यू कैन डू दैट पूरा। समझा दिया मैंने आपको, आगे कहानियां अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप नॉर्मल से, आप पाकिस्तान में भी सिविल सर्विस की बात करते हैं ना, तो 19 ग्रेड तक आपकी प्रमोशन हो जाती है, पर 20 से आगे जितने भी प्रमोशन है दे आर पॉलिटिकल। व्हाट डू यू थिंक? आप लोगों को क्या लगता है विच वन इज द मोस्ट पावरफुल? अबाउट खुरम? चलिए शैयार लिख लिया, फिर मैं अगला लेक्चर खोलूं। नहीं, वो आपको सेंड हो जाएंगे ना, आप लोग बताया था कि मेरा मसला है उसका फोन का, अभी फोन का मसला खत्म हो गया, तो अब इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगी, आज नहीं। तो मैं ऐसा एज यू लाइक,
उन दोनों के अलावा कोई और फॉलो करें वो भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। उस्मान, यू कैन से सो। यस। लेना नहीं चाहिए स्टैंड। अगर आपके साथ सवाल है ना कि विच इज द मोस्ट पावरफुल वन, तो फिर तो ये आप बेसिकली चैलेंज कर रहे होंगे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस को। आई डोंट थिंक यू शुड टेक अ साइड ऑफ एनी ऑफ द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। का मतलब ही यही है कि नन ऑफ द साइड इज पावरफुल देन द अदर। हाँ तो क्या हुआ? क्वेश्चन था तो उसमें आप कह सकते हो दैट नन ऑफ द साइड इज पावरफुल देन द अदर वन। और आप अपने सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस से डिफेंड करोगे उसको कि किस तरह से एक ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो दूसरी को इख्तियारात को ऊपर नीचे नहीं होने दे रही। टेकिंग वन साइड मीन कि आप उनके उस पूरे सिस्टम को अंडरमाइन कर रहे हो। एंड यू कैन डू दैट बिकॉज सिस्टम फॉर पाकिस्तान में भी अगर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है तो दैट मीन्स इसको भी कर रही है। बुक पढ़ना शुरू किया रोमैसा? माजूमदार से अगर समझ ही ना आ रही तो फिर मेरे लेक्चर से भी नहीं आएगी समझ। वो इतनी आसान किताब है। अभी बुक नहीं की तो फिर कैसे समझ नहीं आ रही बुक से? बुक पढ़ना शुरू करोगे तो पता चलेगा ना। हाँ उसकी भी इजी है। कर सकते हो नीला, मर्जी है। चले जी शुरू करते हैं अमेरिका एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं फिर देख लूंगी सबर कर हैं अभी। अच्छा, अमेरिका एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री बात करें तो बेसिकली हम 1783 से लेकर व्हेन अमेरिका एक्चुअली गॉट इंडिपेंडेंस वहां से लेकर हम 1819 का टेन्योर देखें। ठीक है, सही हो गया गाइस? तो सबसे पहले तो ये है कि हमने ये कहा था कि अमेरिका बना है तो सबसे पहले तो देयर वाज अ नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ही है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए अमेरिका में लोग लगे थे बिकॉज दे नीडेड अ गवर्निंग डॉक्यूमेंट। 9 ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफाई किया था। ठीक है, स्टार्ट में सबने नहीं किया था। जो न्यू हैम्पशायर है दैट वाज एक्चुअली द 9th स्टेट जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया था। तो इसमें ये बेसिकली कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कुछ टाइम तक सारी जो स्टेट्स उन्होंने रेटिफाई कर दिया था। पहले जो नाइन ने कर लिया, फिर वर्जीनिया ने कर लिया, फिर न्यूयॉर्क ने कर लिया, फिर नॉर्थ कैरोलिना और फिर रोड आइलैंड ने भी कर लिया। तो बेसिकली आप ये देखें कि इन्फोर्स का मतलब ये है कि जिस स्टेट ने लेट्स सपोज कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई नहीं किया था ना, तो उस स्टेट में उस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करना भी मुश्किल था। मतलब वहां के लोगों को, वहां की जो लीडरशिप थी, वहां को उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमल करना भी एक मुश्किल काम था। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने तो रेटिफाई नहीं किया था, दे आर नॉट आंसरेबल दैट एज टू व्हाई दे आर नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1789 में कहा जाता है कि जो सारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो गवर्नमेंट की जितनी ब्रांचेस थी, वो सारी ऑर्गेनाइज कर दी गई थी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। ठीक हो गया। तो 17 जून 1788 में नो स्टेट्स ने किया रेटिफाई। थोड़े से टाइम में बेसिकली 1788 से 89 के दौरानिया में बाकी 4 स्टेट्स ने भी रेटिफाई कर दिया। और इस तरह से गवर्नमेंट जो सारी है, सारी गवर्नमेंट फंक्शनिंग है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के एन मुताबिक अमल दरामद होना शुरू हो गई। अच्छा आगे चलते हैं।
सबसे पहले अमेरिका में जो आप कह सकते हैं कि रजीम आई है, वो आई है फेडरलिस्ट रजीम। क्या रह गया राजा वाहिद इसमें? तुम राजा वाहिद, मुझे एक बात बताओ, तुम पूरा, मैं पीछे नहीं कर रही, तुम पूरा पूरा जुमला लिखते हो। इस तरह पे सीएसएस की तैयारी नहीं होगी अगर तुम एक एक रेड लाइन रट्टा मारोगे। मुझे बताओ राजा वाहिद, मैं पीछे नहीं गया, तुम बताओ मैंने क्या क्या बताया है। क्यों एक एक पॉइंट लिखते हो? बुलेट पॉइंट्स में लिखो ना, पूरी पूरा जुमला क्यों लिखना है? आपने ये लिखना था कि 1788 में 9 स्टेट्स रेटिफाइड, ठीक है। फिर 1789 में गवर्नमेंट फंक्शनिंग वाज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, बस सिर्फ ये दो लाइनें थी उसमें। देखो यार, देखो। यार फिर तुम लोग सारा इस तरह रट्टे मारने की तरह तो ना पढ़ो ना। सीएसएस की तैयारी रट्टे मारने से नहीं होगी कि एक एक लाइन बैठ के तुम लोग छापो। तैयारी तो हो जाएगी, पेपर में बड़ी मुश्किल है इस चीज की। सही बात है, टाइम वेस्ट होता है छापने से। And I've never been this slow with any of the batch up till now. और नो लेक्चर्स में जितना कोर्स होगा मैं उतना ही आपको पढ़ा सकूंगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स इनफाइनाइट है। चलें जी। अब फेडरल रजीम की अगर हम बात करें तो उसमें दो लोग आते हैं। तो दो जो प्रेसिडेंट्स हैं उनमें एक है जॉर्ज वॉशिंगटन, फ्रॉम ही वाज द प्रेसिडेंट फ्रॉम 1789 टू 1797। और फिर जॉन एडम्स है जो कि 1797 से 1801 में प्रेसिडेंट था। अब बेसिकली अगर आप देखें तो जॉर्ज वॉशिंगटन का जो टेन्योर है 1789 से 1797, तो ये 8 साल का टेन्योर है, which shows that George Washington was a president for 2 terms consecutive। ठीक है, क्योंकि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है वो होता है 4 साल। और अगर 8 साल एक बंदा प्रेसिडेंट बन रहा है कंसेक्यूटिवली, तो दैट मीन्स ही वाज द प्रेसिडेंट फॉर 8 years। ठीक है, 2 टर्म्स के लिए था वो प्रेसिडेंट। इसी तरह अगर हम आगे देखें जॉन एडम्स, तो जॉन एडम्स जो है वो 1797 से 1801 तक प्रेसिडेंट रहा है। तो ये 4 साल के रहे, इट मीन्स ही वाज द प्रेसिडेंट फॉर 1 टर्म ओनली। बात समझ आ गई है? तो अमेरिका बना है, और पहली दफा जब इलेक्शन हुए हैं तो पहली दफा इलेक्शन में ही फेडरलिस्ट रजीम आ गई है, और 12 साल फेडरलिस्ट रजीम रही है। दो दो टेन्योर्स में 8 साल एक प्रेसिडेंट और 4 साल दूसरा प्रेसिडेंट, बट कंसेक्टिवली फॉर 12 years देयर वाज फेडरलिस्ट रजीम इन यूएस। अगर देखा जाए तो स्टार्ट में देयर वाज अ नीड फॉर अ फेडरलिस्ट रजीम, क्योंकि फेडरलिस्ट रजीम जो है वो बेसिकली यकजा रखती है डिफरेंट स्टेट्स को। बिकॉज अगर आप देखा जाए अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, तो एवरी स्टेट ऑफ अमेरिका हैज अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक, आप कह सकते हो कि हर स्टेट जो है उसकी फंक्शनिंग, उसके रहन सहन का तरीका, उसके मीन्स ऑफ अर्निंग वो मुख्तलिफ है। ठीक है, तो जब इलेक्शन, अब ये पहली दफा इलेक्शन में यही हुआ है, ये पहली दफा इलेक्शन हुआ है। अच्छा, तो अब वहां पे क्या है कि मीन्स ऑफ अर्निंग वगैरह सब कुछ मुख्तलिफ है, तो पीपल हैड डिफरेंट, आप कह सकते हो कि वेज ऑफ लिविंग। तो उन सब डिफरेंट लोगों को, उन सब डिफरेंट आइडियोलॉजीज को इकट्ठे करने की जरूरत ये थी, दैट देयर वाज अ नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू कीप देम ऑल टुगेदर। बात समझ आइए? अच्छा, अब फेडरलिस्ट रजीम की अगर हम बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे फेडरलिस्ट रजीम में कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुई, बिल ऑफ राइट्स पास हुए वो देखेंगे हम, जुडिशरी एक्ट देखेंगे, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन देखेंगे, पब्लिक लैंड एक्ट देखेंगे, न्यूट्रलिटी इन फॉरेन पॉलिसी किस तरह मेंटेन की, और XYZ अफेयर्स क्या थे। तो दीज आर द मेन एक्टिविटीज दैट हैपेंड इन द फेडरलिस्ट रजीम फ्रॉम 1789 टू 1801। जो 12 साल की फेडरलिस्ट का टेन्योर था, उसमें जो जो डेवलपमेंट, जो जो काम हुए हैं, वो अभी हम देखेंगे अंडर द फेडरलिस्ट regime। ठीक हो गया?
अच्छा, सबसे पहले आ जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो व्हाट अब ये जो पॉइंट्स हैं इनके आगे एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इससे जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते जाए। तो फेडरलिस्ट रजीम में सही पहली बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले गवर्नमेंट ने टैक्सेस इम्पोज करना शुरू किए। अब टैक्सेस इम्पोज करना अपनी गवर्नमेंट का और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में फर्क ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करके इन पे खर्च नहीं कर रही थी, वो इनके मुल्क के रेवेन्यू में इकट्ठे नहीं हो रहे थे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड के पास जा रहे थे, इनको इनकी एक्सपेक्टेशन करके उनके पास जा रहे थे। बट यहाँ पर जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया है और फेडरलिस्ट रजीम दे रही है टैक्सेस, तो दैट टैक्सेस आर बेसिकली गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द state. So people had no, like people were not actually reluctant in paying the taxes. Like people were fine कि सही हम taxes पे कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हम यहाँ पे 13 स्टेट्स हैं, तो वी 13 स्टेट शुड हैव सिमिलर करेंसी। तो एक यूनिफॉर्म प्रिंटिंग ऑफ करेंसी का मैकेनिज्म भी स्टार्ट हो गया कि सारी स्टेट्स जो हैं वो एक ही तरह के नोटों में डील करना शुरू की, लाइक द प्रिंटेड डॉलर्स आप कह सकते हैं। फिर साथ साथ उन्होंने एक बैंक भी बनाया विच इज कॉल्ड द फेडरल बैंक और सेंट्रल बैंक। तो उस फेडरल बैंक और सेंट्रल बैंक का बेसिकली मकसद ये था कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना चाहते थे और बेसिकली मुल्क के लिए रेवेन्यू जमा करना चाहते थे, तो उन्होंने एक बैंक की भी बुनियाद रखी। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज है जिसको प्रोटेक्टिव, पहले 3 पॉइंट समझ आ गए, फिर मैं चौथा पॉइंट बताऊं। बैंक वाला ये है उमर फारूक कि उन्होंने बेसिकली एक बैंक की बुनियाद रखी। ठीक है, बैंक की बुनियाद का मतलब ये है कि उन्होंने एक फेडरल बैंक और उसको सेंट्रल बैंक भी कहते थे, उन्होंने वो बैंक की बुनियाद रखी और बैंक की बुनियाद रखने का मकसद ये था कि देयर वाज अ नीड फॉर द प्रोविजन ऑफ एंड फॉर द बेसिकली एक्सरसाइज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और ये कि बेसिकली बैंक में स्टेट में पैसे लोगों के वो स्टेट के ही पास रहे, और स्टेट शुड बी एबल टू, जैसे बैंक में पैसे रखने का बैंकों को फायदा है कि नहीं है ना, क्यों फायदा, बिकॉज दैट मनी इज एक्चुअली यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक मोर मनी। तो बेसिकली मुल्क की इकोनॉमी बेहतर करने के लिए उन्होंने बैंक की बुनियाद भी रखी। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास प्रोटेक्टिव टैरिफ पॉलिसी। अब प्रोटेक्टिव टैरिफ पॉलिसी का मतलब ये है कि उन्होंने अभी एक एक पॉइंट कर मैं आपको बताती हूँ कि टैरिफ पॉलिसी प्रोटेक्टिव होने का ये मतलब होता है कि लेट्स सपोज एक मुल्क है, जैसे यहाँ हम अमेरिका का जिक्र करें, ठीक है, और दूसरा मुल्क है लेट्स से फ्रांस। अब अमेरिका ने कोई चीज फ्रांस से खरीदनी है ना, तो जब वो खरीदेगा ना तो वो उस पर टैरिफ लगा देता है। टैरिफ लगाने मतलब है उस पर टैक्स लगा देता है, कस्टम ड्यूटी लगा देता है कि जब ये प्रोडक्ट हमारे मुल्क में आएगा तो ये फॉरेन प्रोडक्ट महंगा हो जाए। अब वो महंगा क्यों करना चाहते हैं फॉरेन प्रोडक्ट को, ताकि उनके डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स जो हैं वो मार्केट में ज्यादा फ्लो करें। कि नॉर्मली अगर हम पाकिस्तान की सोसाइटी की बात भी करते हैं, चलिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द मेकअप ब्रांड्स। ठीक है, अब पाकिस्तान में जो फॉरेन मेकअप ब्रांड्स हैं लाइक मेबेलिन है, आपका मैक है, जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि पीपल इन पाकिस्तान दे एक्चुअली प्रेफर कि फॉरेन जो फॉरेन प्रोड्यूस्ड मेकअप है वो यूज करें। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उन पे, क्योंकि मेकअप इज अ लग्जरी आइटम ना, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, एफबीआर वालों ने क्या किया कि उस लग्जरी आइटम में ना टैक्स लगा दिए। ठीक है, लेकिन उसमें प्रोटेक्टिव टैरिफ पॉलिसी लगा दी है। अब प्रोटेक्टिव टैरिफ पॉलिसी जब उन लग्जरी प्रोडक्ट्स पे लगाई है, तो जब भी बाहर के मुल्कों में प्रोड्यूस्ड हुए हुए मेकअप प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आते हैं, वो बाहर सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, बट व्हेन दे कम टू पाकिस्तान तो दोज प्रोडक्ट्स बिकम एक्सपेंसिव। तो जब प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो गया ना, तो वो अपीलिंग नहीं रहता लोगों के लिए। तो जब वो प्रोडक्ट बाहर वाला महंगा हो जाता है, तो जब अपीलिंग नहीं रहता, तो फिर लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ उनका रुझान चला जाता है। तो अपने मुल्क के प्रोड्यूस किए हुए गुड्स को अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव टैरिफ पॉलिसी लगाई जाती है। ठीक है, ताकि अपनी मार्केट में प्रोड्यूस की गई चीजें
वो करें, ज्यादा फ्लो हो। और आप कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो यूज, ताकि जब लोगों का डिपेंडेंस बाहर से इंपोर्ट के प्रोडक्ट्स पे नहीं होगी, तो इंपोर्ट्स में भी कमी आएगी। जब डिमांड नहीं होगी तो फिर तो इस मार्केट में सप्लाई भी नहीं करेंगे ना। क्या ख्याल है? बात समझ आइए टैरिफ पॉलिसी की। चले, गुड हो गया। अब आ जाते हैं विस्की रिबेलियन। विस्की रिबेलियन की मैंने स्लाइड पूरी बनाई थी, बिकॉज वो थोड़ा लंबा सा। देखिए, आने कैसे ना दें फॉरेन प्रोडक्ट्स को, जब लोगों की डिमांड है फॉर द फॉरेन प्रोडक्ट तो वो आने देंगे। बट टैरिफ लगाएंगे कि यार वो अब इतने ज्यादा प्रमोट ना हो मार्केट में, तो आप ना खरीदे ना, अगर आपको टैरिफ से मसला है तो। क्यों खरीद रहे? अच्छा, टैरिफ लगी हो तो लोगों को भी फायदा होगा, लाइक गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। हाँ, जैसे गाड़ियों को देख लें। हाँ, आईफोन फिर भी लेते हैं। लेकिन यार आईफोन तो बहुत महंगा हो गया, लाइक हद कर दी है कसम से। और अभी मैंने सुना है कि फोन और ज्यादा महंगे होने वाले हैं। और गाड़ियां भी तो दिन ब दिन कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो रही है। इंशाल्लाह क्यों कह रहे हो खालिद, फोन्स महंगे होने पे? हमारी मोबाइल की दुकान है। अच्छा, सिकंदर ये कह रहे हैं कि मैडम अगर आप बुरा ना माने तो ब्रेक की बजाय क्लास थोड़े पहले खत्म करें, ताकि हम तरावी बाजमात पढ़ सकें। मुझे पता है तरावी का टाइम क्या है। खालिद ने एफबीआर में नहीं होना। मुझे तरावी का टाइम 8:30 बजे तरावी होगी। 8:45। 9 बजे तरावी। 8:30 जमात स्टार्ट होती है। अच्छा, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टाइम पे होती है तरावी। नहीं, बाजमात की बात है यार। जमात 8:30 पे है। अरीना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स माई हेडेक कि मैंने किस तरह लेक्चर फिनिश करने। डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अगर तरावी मिस तो नहीं होनी चाहिए, obviously पहला पहला रोजा क्या हो गया। यार क्या कासिम, कल से क्या करते हैं? क्यों कासिम, तुमने नहीं पढ़ी तरावी? ठीक है, तो इफ आई से कि विल कंक्लूड द क्लास एट 8:40, तो इज इट फाइन कि जो आपकी 15-20 मिनट की ब्रेक होगी वो आपकी बाद वाली ब्रेक है? सही है। पहले भी देनी है तो बाद में भी देनी है, बात तो एक ही है ना। अभी भी अगर मैं आपको ब्रेक दूंगी तो 15 मिनट का क्या है कि वो क्लास स्टार्ट होते वापस 20 मिनट लग ही जाते हैं। ठीक है, तो 8:35 8:40 दरम्यान में विल कंक्लूड। तो ये जहां लगेगा ऐसा पॉइंट कि हम क्लास छोड़, तो ये 8:23 की कोशिश कर सकती हूँ, बट डिपेंड्स अपॉन जहां पे लगेगा कि क्लास जो है वो रोकी जा सकती है। आई स्टॉप देयर। ठीक हो गया? इसमें समझ नहीं। आई होप दैट इज ओके। कल से क्लास 3 to 6, हाँ जी, कल से 3 to 6 क्लास है। तो सारा 3 to 6 है, सपोर्टिंग थ्री वीडियो थर्टी जो टू कौन सिक्स है। पहले ये टॉपिक है डेमोक्रेसी इज फिट टू पाकिस्तान। यार शेर यार, अब तुम्हारी वही है क्लास ना, से बच्चे ही नहीं मान रहे तो मैं क्या वही करूँ? मेरे 30 पे इंट्रोडक्शन कैसे दूंगा? इसमें 3:30 to 6 है ना, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन के बाद तुमने लिखना है वो नहीं होता। बेसिक। यार मेरी बहुत स्पीड है, मैं 2 मिनट में खत्म तो कर देती हूँ, तो ओवरव्यू वो दे दो, लेक्चर। ओवरव्यू दे दो थोड़ा सा।
आर्गुमेंटेटिव ऐसे है ना ये। शहरी में उसके कम बाद खाना आज। डेमोक्रेसी फेयर टू पाकिस्तान में तुम्हारा तुमने कहा यार फेक अच्छा न्यूज़। 8:30 तो खत्म तुम करके इसके अभी इसके पढ़ाने तो बारे में दो, बताइए 20 मिनट में इसके सकून ये से चुप करो। इसके अंदर एक ये है, इसको तुम एक्सप्लेन करो। सपोर्टिंग वन सपोर्टिंग टू, फिर ये टू है, ये फिर सपोर्टिंग इसके वन लिए अच्छा है। ये है, आते हैं हम विस्की फिर रेबेलियन पे। उसके बाद ये दो विस्की सपोर्टिंग है रेबेलियन जो है दूसरा, उसके बेसिकली बाद वो तीसरा ये है कि तुम्हारे एक बंदा है चौथा उसका नाम है तुम्हारे अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ये दो को एक्सप्लेन करो, उसके बाद और चौथा राजा भाई तुम्हारा तब जल्दी जल्दी लिखना। ये अलेक्जेंडर कौन सा हैमिल्टन जो है ऐसे उसको लिखने ना के जो तरीका होता है, फिर नेशनल उसके बाद कोई फाइनेंस होता है जिसे हमारा काउंटर कह देना सकते होता हो है। कि हाँ, इनमें कौन से मेथड से लिखते हमारी हो? से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप इसका कह सकते हो। मेथड थ्री नाउ। उसका एक मेथड थ्री है, उस मेथड पे थ्री एक के आप अंदर कह ना कि सकते पहले हो कि देना वो पड़ता है इंट्रोडक्शन, फिर तुमने अपना एक आर्गूमेंट देना होता है। आर्गूमेंट तुमने अपना दे दिया, उसके बेसिकली बाद आप कैसे एक काउंटर, ये वाला मैंने मुझे उसके सुपरवाइजरी बाद पता रोल नहीं प्ले है। कर रहा था तुमने अपना इन आर्गूमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लोग ये ट्रेजरी समझते जो हैं कि फिर नेशनल फाइनेंस के तुमको अंदर दोबारा आता था। काउंटर करने के लिए अपना रिबटल लिखना पड़ता है। तो ये उसने ये कहा, मेथड उसने ये कहा सिंपल है। एक ना ये एक्ट लेटर तो पास हो किया गया, लेकिन विच अब इज ये कॉल्ड जो एक्साइज एक्ट, ये लिखो ताकि तोबा, ये लोगों से अंदर इसको ज्यादा लिखो ना बस, रेवेन्यू थोड़ा सा कलेक्ट एक्सप्लेन किया करो। जाए। सर कहते हैं अब वो जो रेवेन्यू जिन चीजों पे लग रहा था वो उससे फार्मर्स अफेक्ट हो रहे थे ना। अब ये आर्गुमेंटेटिव अब वो कैसे लिख रेवेन्यू सकते हैं, बेसिकली इसकी लग रहा है पहले कि पहली लाइन वो कैसे आप लिखूं। ये कह सकते फिर हैं कि काउंटर आर्गूमेंट्स लिखो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं। अच्छा, ये फिर उसके तुमने बाद क्या जो लिखा हुआ है रिबटल दूसरा। लिखो। विस्की थी ना उस टाइम उस पे कॉन्ट्रेरी टू या एक्साइज हाउएवर एक्साइज लाइक टैक्स दिस, नॉट ये एक्साइज कोई भी एक्साइज सिस्टम टैक्स है, लगा ये रहे थे वर्ड्स का है। ताकि तो विस्की ये बिकॉज कोई विस्की कोई वाज वर्ड अ का है। वेरी लाइक कॉमन कमोडिटी जो कि लोग वहां पे इस्तेमाल करते थे। तो विस्की पे उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब वो टैक्स लगाने के लिए उन्होंने एक्साइज एक्ट पास किया ताकि ज्यादा ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो जाए। तो जो पेंसिल्वेनिया के फार्मर्स थे ना, क्योंकि फार्म वहाँ पेंसिल्वेनिया में विस्की की जो यूसेज थी वो काफी ज्यादा थी, तो पेंसिल्वेनिया के फार्मर्स जो थे दे स्टार्ट रिबेलिंग कि एक्साइज टैक्स जो है गलत है, इसको कैंसिल करें। मैंने तो आर्गुमेंटेटिव जब इसलिए वो जो लिखा है क्योंकि अपराइजिंग थी, वो फार्मर्स प्रोटेस्ट जो फार्मर्स था वो इस हद तक बढ़ गया कि ये लगा कि यार ये जो हमारा पूरा मुल्क है जो हमने इकट्ठा किया है ना, ये मैं गूगल कर इसमें मसले आना शुरू हो जाएंगे बिटवीन द स्टेट्स। तो अब उसके लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने क्या किया कि टैक्सेस को भी कंटिन्यू रखा कलेक्ट करना, और उन्होंने बेसिकली जॉर्ज वॉशिंगटन उस टाइम जो प्रेसिडेंट था, तो उसने कुछ आर्मी ट्रूप्स भेजे पेंसिल्वेनिया में, मैरीलैंड में, वर्जीनिया में और न्यू जर्सी वगैरह में ना, ट्रूप्स भेजे अपने सोल्जर लाइक सोल्जर्स के दस्ते वगैरह भेजे ताकि ये जो अपराइजिंग है फार्मर्स की इसको रोका जा सके। तो अब हुआ इस तरह से कि उस अपराइजिंग में और जो सोल्जर्स ने जाके रोका है, इसमें कोई लाइक देयर वाज नो कैजुअलिटी, कोई मरा शरा नहीं था। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो ये चेक करना चाह रही थी कि that whether the federal government, the central government, since it is a federalism, and this president George Washington he believed in federalism, तो it was like जब troops भेजे तो government wanted to see that whether the central government has authority or supremacy over the states or not। ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट चाहती थी कि वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सके अपॉन द स्टेट। तो उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए they did what they did was that he sent the troops। ना वॉइस क्लियर ना? अभी आवाज ठीक है? लास्ट पॉइंट में मैं ये बता रही थी कि फेडरल गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी बनवा चाहती, तो उस अथॉरिटी बनवाने के लिए फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है जो सेंटर है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी बनवाने के लिए को भेजा, मतलब उनकी बात नहीं मानी स्टेट्स की, तो फार्मर्स तो पेंसिल्वेनिया बाकी आया। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है यार? अब आ रही है तो सही है ना?
नीलम और अब्दाल, चलो गुड हो गया, जल्दी से खत्म करूंगी, बस लेट्स फिनिश ऑफ। तो किसी मतलब जो ना क्रक्स और मसला है कि इसकी टैग लगाया विच इज कॉल्ड साइज एक्सकी पे टैग लगाया, तो फार्म पेंसिल्वेनिया मैरीलैंड वर्जीनिया दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। अब उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन ने ट्रूप्स भेजे। जॉर्ज वॉशिंगटन ने जो ट्रूप्स भेजे उन वो प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए डाले, ठीक है, लेकिन उनको बेसिकली ठंडा करने के लिए प्रोटेस्ट वॉइस क्लियर नाउ, बेहतरीन है, फिट है। अब मैंने अपना 3G कनेक्ट कर लिया अपने लैपटॉप के साथ, आई डोंट नो क्यों मेरी नेट नहीं चल रहा, तो अब 3G पे आई थिंक चल जाएगा। ओके गुड, शुक्रिया। 3G पे तो वैसे नहीं चलना चाहिए, 3G पे चल रहा है और दोबारा अच्छे वाले नेट पे नहीं चल रहा, पता नहीं क्या मसला है। गुड। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे एंड पे कि बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट अपना सिक्का मनवाना चाहती थी। वो ये चाहती थी, वो देखना चाहती थी कि दैट वेदर द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स और नॉट। तो इट एक्चुअली प्रिवेल्ड, क्योंकि दे हैड टू like surrender, the farmers had to surrender, they had to stop the प्रोटेस्ट। ठीक हो गया, तो ये था विस्की रिबेलियन। तो हमने बेसिकली देखा है कि फेडरलिस्ट रिजीम में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे थे सबसे पहले। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने 5 चीजें देखी हैं। अब उसके बाद फेडरलिस्ट रिजीम में दूसरी चीज है विच इज बिल ऑफ राइट्स। तो 1791 में बिल ऑफ राइट्स जो पास हुए थे उसके बारे में देखते हैं। तो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि बिल ऑफ राइट्स क्या चीजें हैं। हमें पता चल गया है कि बिल ऑफ राइट्स बेसिकली बहुत सारी स्टेट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन इस ग्राउंड पे, इस कंडीशन पे अप्रूव किया था, रेटिफाई किया था कि बिल ऑफ राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया जाए। तो इनिशियली जॉर्ज वॉशिंगटन ने 12 अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी, लेकिन 10 अमेंडमेंट्स जो हैं वो स्टेट्स ने और कांग्रेस ने एक्सेप्ट की। सॉरी, कांग्रेस ने 12 की 12 एक्सेप्ट की थी, लेकिन जब स्टेट्स के पास गई ना, तो बेसिकली अमेंडमेंट प्रोसेस में होता है कि कांग्रेस पास करेगी, देन ईच स्टेट हैज टू रेटिफाई इट एज वेल। तो सिर्फ 10 अमेंडमेंट्स को सारी स्टेट्स ने रेटिफाई किया, जिसकी वजह से 10 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनी थी। और ये कहा जाता है ये बिल ऑफ राइट्स क्योंकि लोगों की फ्रीडम और लिबर्टी को गारंटी दे रही है, लाइक बेसिकली लोगों के फ्रीडम और लिबर्टी को मतलब कैसे समझाऊं, फ्रीडम और लिबर्टी दे रही है, तो इसीलिए वो एक मैग्ना कार्टा की हैसियत रखती है। मैग्ना कार्टा पता ना क्या था? द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। हाँ जी, मैग्ना कार्टा का नहीं पता तुम लोगों को? First written is document of fundamental rights, first written document that guarantees the fundamental rights, उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, किंग ऑफ इंग्लैंड ने दिया था। तो इसके आगे कहा जाता है कि जो बिल ऑफ राइट्स है वो अमेरिकन के लिए एक मैग्ना कार्टा की हैसियत रखते हैं। तो आई गेस वी आर गुड एट बिल ऑफ राइट्स, हमने काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, राइट? जी, 1215 में। अच्छा, तो अब इसमें आप ये देखिए कि हमने फेडरलिस्ट रजीम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल ऑफ राइट्स पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है जुडिशरी एक्ट। तो जुडिशरी एक्ट बेसिकली ये है कि देखिए हमने देख लिया है कि गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट बता दिए। वन इज द कह सकते हैं आप लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड जुडिशियल ब्रांच ना, 3 ब्रांचेस है ना गवर्नमेंट की। तो उन 3 ब्रांचेस का सबसे डिफाइंड रोल था, तो जुडिशियल ब्रांच का भी एक प्रॉपर डिफाइंड रोल था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल ब्रांच में ये तो बता दिया गया कि जुडिशियल ब्रांच की ये पावर है, वो इस तरह से एक्सरसाइज करेगी अपनी पावर, बट देयर वर सम गैप्स लेफ्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको फिल अप किया जुडिशरी एक्ट ने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कि जुडिशियल ब्रांच होगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी जुडिशियल ब्रांच की वो नहीं बताई गई।
तो उस ऑर्गेनाइजेशन बताने के लिए, हायरार्की बताने के लिए कि लेट्स सपोज ये आप कह लेंगे सुप्रीम कोर्ट है तो उसमें कितने जजेस होंगे, कितने चीफ जस्टिस होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में उनमें क्या होगा, सर्किट कोर्ट्स में क्या होगा, तो इन सब की हायरार्की और किस किस तरह से मतलब कितने लोग होंगे, क्या क्या होगा, वो सब बताया गया अंडर द जुडिशरी एक्ट। तो ये बताया डिसाइड किया गया जुडिशरी एक्ट में कि सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा और 5 एसोसिएट जजेस होंगे, जबकि ये कहा गया कि जो फेडरल कोर्ट है दैट विल बी हेडेड बाय अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो यूएस की बेसिकली स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया एंड ईच स्टेट वाज एक्टिंग एज अ डिस्ट्रिक्ट। तो एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर अटॉर्नी जनरल है। अब सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके अलावा दे वो सर्किट कोर्ट्स एज वेल। सर्किट कोर्ट की अथॉरिटी जो है वो इंटरमीडिएट लेवल की है, लाइक सुप्रीम कोर्ट से नीचे लेकिन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर। ठीक है, सॉर्ट ऑफ अ हाई कोर्ट इन पाकिस्तान। तो अब बेसिकली वो ये था कि अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक बेसिकली उसका एक चीफ जस्टिस है, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी होता है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस है, तो इसका मकसद क्या था बेसिकली कि जो स्टेट का जुडिशरी का मैकेनिज्म है दे शुड कम अंडर द फेडरल जुडिशरी, क्योंकि जो सर्किट कोर्ट्स हैं दे वर एक्चुअली बिटवीन द फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे नीचे तो फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी ना, तो ईच स्टेट हैड अ फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड दैट इज द लोएस्ट इन हायरार्की। बात समझ आ गई है? कासिम कहाँ से समझ नहीं आई? ईस्ट उन्होंने अमेरिका की स्टेट्स को ना डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया कि हर स्टेट जो है वो एज अ डिस्ट्रिक्ट एक्ट करिए। इस बात का मतलब ये है कि हर स्टेट की फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी। ठीक है, तो एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि there is one court which is सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट शायद। आई थिंक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थोड़ी कम है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2-3 स्टेट्स भी आती हैं कहीं कहीं मेरे ख्याल से, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा हो गया कि एक हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है। उसके नीचे आ जाएंगी सर्किट कोर्ट्स, जैसे हमारी हाई कोर्ट वगैरह होती हैं, और उसके नीचे आ जाएंगी फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अब उनके अंदर बता दिए कि फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अटॉर्नी जनरल हेड करेगा, सुप्रीम कोर्ट का हेड इज अ चीफ जस्टिस, वगैरह वगैरह। तो जुडिशरी एक्ट बेसिकली ये बता रहा है कि जो भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ने मिस कर दी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तो बता दिया था कि जुडिशियल विंग है, जुडिशियल ब्रांच है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जुडिशरी वो किस तरह से होगी वो नहीं बताई थी, तो वो बताई गई है बाय द जुडिशरी एक्ट। सही हो गया? चले, गुड हो गया। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास, हमने यहाँ देखा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, बिल ऑफ राइट्स हो गया, जुडिशरी एक्ट हो गया, नेक्स्ट आता है वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। तो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन में बेसिकली क्या है कि अभी मैंने आपको जो मैप दिखाया था अमेरिका की 13 कॉलोनीज का, वो सारी 13 की 13 कॉलोनीज ईस्ट कोस्ट पे थी ना। तो अब दूसरी तरफ और ईस्ट से आगे और जाते तो वो तो फिर आगे कॉन्टिनेंट लाइक वो पूरा ओशन था, तो इसीलिए उन्हें वेस्टवर्ड एक्सपेंशन करनी थी ना। तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अमेरिका की नंबर ऑफ स्टेट बढ़ना शुरू हो गई। वो नंबर ऑफ स्टेट इस तरह से बढ़ी कि उन्होंने और ज्यादा स्टेट्स किसी को लैंड परचेज कर दी, कहीं पे लड़ाइयाँ लड़के नंबर ऑफ स्टेट्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो ये कहा जाता है कि 1796 तक और 3 स्टेट्स ऐड हो गई थी, लाइक 16 स्टेट्स हो गई थी, और जो 3 स्टेट्स ऐड हुई हैं वो वर्मोंट है, टेनेसी और कैंटकी वगैरह है। अब क्या हो रहा था कि अमेरिका फिजिकली ग्रो तो कर रहा था और टेरिटरीज को अपने कब्जे में तो ला रहा था, लेकिन उनके इंडियंस जो नेटिव अमेरिकन थे उनके साथ डिसएग्रीमेंट्स वगैरह चलते रहते थे। लेकिन इस चीज की जरूरत थी कि जो इंडियंस थे उनसे डिसएग्रीमेंट को सेटल किया जाए, ईदर फोर्सफुली और विद पीस। तो उसको सेटल करना था। तो एक बंदा जिसका नाम है वेन, वेन को जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपॉइंट किया
कि आप जाएं और आप इंडियंस के साथ निगोशिएट करके सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सेटल करें। ठीक है, तो वेन ने बेसिकली एक ट्रीटी कर ली विद द इंडियन नेटिव अमेरिकन, एक ट्रीटी निगोशिएशन करके एक ट्रीटी कर ली विच इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ ग्रीनविल। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ ग्रीनविल बेसिकली ये है कि उन्होंने एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ की फ्रॉम ओहायो टू फोर्ट रिकवरी टू लेक एरी। पूरी एक बाउंड्री लाइन डिफाइन की कि यहाँ तक इंडियंस और यहाँ तक अमेरिकन रह रहे हैं। बात समझ आई है? अभी तक की बात आप लोगों को क्लियर है? हाँ जी, सेपरेट, क्योंकि वहां पे कुछ स्टेट्स, कुछ जगहों पे बेसिकली जब इंडियंस का कब्जा था तो उस कब्जे को उन्होंने जब छीनने की कोशिश की तो ऑब्वियसली डिसएग्रीमेंट तो होना ही था कि सिंस इंडियंस वर लिविंग देयर, तो उस पे उन्होंने एक सेटलमेंट कर ली बेसिकली। ठीक है, थ्रू अ ट्रीटी। उस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ ग्रीनविल कहते हैं। उसके जो बेसिकली ब्रोकर है उस ट्रीटी का वो वेन है, और वेन को बेसिकली अपॉइंट किया था जॉर्ज वॉशिंगटन ने। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अच्छा, तो बेसिकली जो लेक एरी है ना, ये अमेरिका में 5 बड़ी लेक्स हैं। ठीक है, अब उन 5 बड़ी लेक्स में से जो लेक एरिया है, इट इज अ फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट, फोर्थ लार्जेस्ट लेक, लेक एरी जो है। सही हो गया। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं, यार क्या मैम प्लीज फिनिश द क्लास, जमात का टाइम हो गया है, फर्स्ट डे। या दैट्स योर कॉल, मतलब मुझे कोई मसला नहीं है, बट सिंस आप लोगों को मसला होगा, सम ऑफ योर बैचमेट्स हैव अ प्रॉब्लम इन मी कंक्लूडिंग द क्लास अर्ली, तो फिर दैट्स एन इशू। मुझे तो कोई मसला नहीं है, एज पर योर कन्वीनियंस। गाइस, अगर आप लोगों में से किसी एक को भी मसला क्लास जल्दी खत्म करने में, तो आई विल नॉट कंक्लूड द क्लास। मैंने 8:48 45 तक तब भी पढ़ा लूंगी, बिकॉज मेरे 15 मिनट की ब्रेक नहीं दी तो एंड पे दे दूंगी, बट उससे पहले अगर आप, बिकॉज सम ऑफ यू आर सेइंग कि क्लास जल्दी खत्म करें, तो आई कैन डू दैट एज वेल। हाँ, बट मेजोरिटी नहीं है ना, इट्स लाइक अ डिवीजन, अ क्लियर डिवीजन, इट्स नॉट मेजोरिटी अथॉरिटी। जिन्हें तरावी के लिए जाना है वो चले जाएं, मैं उनको दोबारा ये पढ़ाऊंगी। ठीक है, बाकी जो कह रहे हैं ना कि मैडम कंटिन्यू, वो बैठे रहे यहाँ पे, और जिन्होंने कहा है कंटिन्यू, दिल सिट हियर एंड दिल स्टडी। और बाकी जो है जिन्हें जाना था दिल गो। मैंने जहाँ से आप लोगों को छोड़ा है यहाँ पे, मैं आप लोगों को यहाँ से ही आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलें पढ़ते हैं आगे। तरावी वाले लोग जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी थोड़ी सी। अच्छा, तो बेसिकली हम जब वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की बात करें ना, तो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन में हो ये रहा है कि स्टेट्स के नंबर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम स्टार्टेड इंक्रीजिंग। ठीक है, नहीं अब सारी बातें मैं उनके लिए तो रिपीट करूंगी, वो अगर तरावी पढ़ना चाहने पहले रोज से की, तो आई थिंक मॉरली एंड एथिकली एंड कर देनी चाहिए थी, बट सिंस सम ऑफ यू 3 4 लोग कह रहे नहीं करनी, तो आई विल नॉट एंड इट। कि उनका अगर पढ़ाई का हर्ज लग रहा है तो आई विल डू इट। चलो, बाकी मुझे कर पढ़ाने दिया यहाँ पे, मुझे 2 पॉइंट्स पढ़ा के फिर मैं करती हूँ। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ तक वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की बात समझ आ गई है ना? नीलम अब तो ना बोलो, तुम नहीं कहा था मैडम, कंटिन्यू प्लीज। जी, कल से तो रोजे और तरावी का मसला नहीं होगा, बट ऑब्वियसली या वैसे तुम लोगों को तो आजकल वो भी पढ़ना चाहिए,
तहज्जुद भी पढ़ने चाहिए। क्यों खालिद, व्हाट्स रॉन्ग? आई डोंट नो, इस्लामाबाद में आजकल मसला है। आई डोंट नो तुम लोग इस्लामाबाद की हो, पिंडी की हो, किधर की हो, बट इस्लामाबाद में इंटरनेट का तो बहुत मसला है आज, ये जो पूरा जलसा चल रहा है। तो यार कहते तुम लोग वैसे अब नमाज़ शमाज़ भी पढ़ो, साथ साथ रोज़ रमज़ान में दुआएं करो, और अल्लाह तुम लोगों को कामयाब करे, ठीक है? चलें, तराबी तहज्जुद कहाँ पढ़ो यार। यार अब क्या कर सकते हैं आप।